नवम दसम उसके बाद उच्चतर माध्यमिक के लिए भी आगे तक के जीवन के लिए यानी कक्षा 9 से स्नातक तक के लिए या जीवन भर के लिए आपको जो है आवश्यक है व्याकरण का एक अंश जो हमेशा भ्रम का विषय बना रहता है सबके बीच में। कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करें, कहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग करें, अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, इसमें अंतर क्या है भाई। और फिर अनुस्वार के बदले क्या एक ही वर्ण का उच्चारण होता है? अनुस्वार क्या एक ही वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं, अनुस्वार 5 वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है और वो भी पंचमाक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने व्याकरण में चलते फिरते कहीं देखा होगा अनुस्वार का पंचमाक्षर प्रयोग, लेकिन आप सबको पता है कि किताबों की भाषा सबके समझ में नहीं आती। तो आइए आपको ऐसे बेहतर ढंग से मैं बताने का प्रयास करता हूं कि आजीवन आप अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में कभी चूक करेंगे ही नहीं। आपसे चूक नहीं होगी और नहीं उनके उच्चारण में चूक होगी। तो आइए देखते हैं। हम सबको पता है कि स्पर्श वर्णों को हम वर्गों में रखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा करके जो है कवर्ग हुआ। प्रत्येक समूह यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से वह वर्ग जाना जाता है। क, ख, ग, घ, अंग का 5 वर्णों का एक समूह है जिसका पहला वर्ण है क, इसीलिए इस समूह का इस वर्ग का नाम कवर्ग हो जाता है। ऐसे ही चवर्ग है च छ ज झ ञ, टवर्ग है ट ठ ड ढ न, तवर्ग है त थ द ध न, त थ द ध में दंत्य न होता है। और फिर है पवर्ग प फ ब भ म। तो प्रत्येक वर्गों में हम देख रहे हैं कि 5-5 वर्ण है। इस प्रकार से 25 वर्ण है कुल। ये स्पर्श व्यंजन है, व्यंजन वर्ण के भेद का यह स्पर्श व्यंजन भेद है। अब है कि हम कवर्ग में देख रहे हैं 5वां वर्ण है अंग, तो चवर्ग में क्या है? 5वां वर्ण यो मिलेगा। लिख ही देता हूं पूरा यो। फिर टवर्ग में सब पर हल होगा, क्योंकि आपको पता है कि वे वर्ण जिन्हें हम स्वर की सहायता के बिना लिख सके लेकिन बोल नहीं सके, तो स्वर की सहायता के बिना लिखेंगे वही व्यंजन होंगे। तो स्वर की सहायता के बिना हम लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से हल लगाना होगा, हल युक्त करना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम सही व्यंजन इसको कह पाएंगे। नहीं तो अगर हल हटा दें तो हम व्यंजन नहीं कह सकते इसको। यह लिखने पर हम व्यंजन इसको कह ही नहीं सकते। ट ठ ड ढ, ऐसे ढ में तल बिंदु का प्रावधान है ही नहीं, वो तो अतिरिक्त कहीं कहीं पर होता है, उसका भी अलग अपना नियम है। और प्रायः लोग सभी ढ में तल बिंदु लगा ही देते हैं, वो अनिवार्य नहीं है। त थ द ध न, फिर प फ ब भ म। अब आप ध्यान से देखें, पहला वर्ण क है तो कवर्ग हुआ, पहला वर्ण च है तो चवर्ग कहलाएगा, पहला वर्ण ट है तो टवर्ग हुआ, पहला वर्ण त है तो तवर्ग हो गया। ये दूसरा इसमें पहला वर्ण प है तो पवर्ग हो गया। लेकिन इन 5 ही वर्गों का 5वां वर्ण सबसे अंत में है, क्योंकि सब में 5-5 ही वर्ण है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वां वर्ण की श्रृंखला यही है। आपने देखा यहाँ अंग है, य है, मूर्धन्य न है, दंत्य न है और म है। और पता होना चाहिए कि इन 5 वर्णों के बदले क्या होता है? अनुस्वार होता है। और अनुस्वार होता है तो अनुनासिक भी होता है। इसमें अब क्या अंतर है सो मैं आगे चलकर बताऊंगा। अनुस्वार या अनुनासिक होता है जिसका अंग्रेजी में सिर्फ एन होता है और एक म वाला जहां होता है अंग्रेजी में वहां एम हो जाता है। चलिए, इन 5 का प्रतिनिधित्व करता है अनुस्वार या अनुनासिक, दोनों इक्वल चीज है, क्योंकि इंग्लिश में दोनों का या तो
प्रायः इन होता है और म वाला होता है वहां पर एम होता है। आगे बढ़ते हैं, सिलसिलेवार आप समझते जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, हमेशा के लिए यह रूप समाप्त हो जाएगा। कभी आप हिचकिचाहट में नहीं रहेंगे कि यहाँ पर हम क्या बोलें, बोल नहीं पाते हैं शुद्ध। कहीं पर मन कहता है कि न बोल दें तो न बोल देते हैं, कहीं पर मन करता है कि म बोल दें अनुस्वार का तो म बोल देते हैं, कहीं पर मन में आया कि सीधे नाक देकर बोल दें, ऐसे ही अंग कुछ भी ला दे ऐसे ही बोल देते हैं, अनुमान पर बोलते हैं। व्याकरण अनुमान से नहीं चलता, जैसे मैथमेटिक्स फार्मूला से चलता है वैसे व्याकरण का भी अपना एक फार्मूला और नियम सिद्धांत है, उसी पर चलेगा। आइए तो नियम के माध्यम से हम इसको बांधते हैं। नियम किसी शब्द के जिस वर्ण पर मतलब के ऊपर, जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हो, तथा ठीक उसके आगे आगे जिस वर्ग का वर्ण हो, अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक के स्थान पर या उसके बदले, के स्थान पर या बदले बाद वाले वर्ण के वर्ग का ही पांचवा वर्ण या अक्षर हो जाता है, होता है। के स्थान पर वर्ण या अक्षर हो जाता है, ठीक है, होता है या हो जाता है, तो वर्ण होता है और उसी वर्ण का उच्चारण भी होता है। अब ये सिद्धांत हो गया। अब उदाहरण देखिए, जैसे
मैं 5 ऐसे पांचों पंचमाक्षरों के लिए 5 उदाहरण देता हूं। कंगन, चंचल, टंडन, नहीं, चंदन, अंबर। आप सोचेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो जरा देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए। 5 शब्द हैं, पांचों में अनुस्वार का प्रयोग है और पांचों में अलग अलग वर्णों के लिए अनुस्वार का प्रयोग है। पांचों में अलग अलग पंचमाक्षरों के लिए अनुस्वार का प्रयोग है। पंचमाक्षर यानी 5वां अक्षर यहां पे लिखा हुआ है, माने किसी वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा वही है पंचमाक्षर उस वर्ग का। तो किसी शब्द के जिस वर्ण पर अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हो, हम देख रहे हैं क के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग है, च के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग है, ट के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग है, च के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग है, अ के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग है। हो तथा ठीक उसके आगे जिस वर्ग का वर्ण हो, यहाँ क पर अनुस्वार का प्रयोग है और ठीक इसके आगे ग जो है कवर का वर्ण है। वो उस वर्ग का जो भी जिस नंबर का भी वर्ण हो, तीसरा हो, दूसरा हो, चौथा हो, इससे कोई मतलब नहीं। अनुस्वार के ठीक आगे किस वर्ग का वर्ण है सिर्फ इतना ही जानना है। तो ग जो है कवर का वर्ण है, उसके आगे जिस वर्ग का वर्ण हो तो ये कवर का वर्ण है, निश्चय हो गया। अनुस्वार या अनुनासिक के स्थान पर, तो यहाँ अनुस्वार आया है तो उसके स्थान पर क्या होगा, या बदले में, उसके स्थान पर या उसके बदले में बाद वाले वर्ण के वर्ग का ही, बाद वाला वर्ण यही है ग, इसका वर्ग है कवर्ग, तो उसी के वर्ग का ही 5वां वर्ण यह अक्षर होता है। तो कवर्ग का 5वां वर्ण यहाँ होगा अनुस्वार के स्थान पर, है ना, 5वां वर्ण या 5वां अक्षर। तो क्या होता है, कवर्ग का 5वां वर्ण या 5वां अक्षर हो जाएगा अंग। तो आप देखिए क, उसके बाद अंग, क्योंकि क के बाद अनुस्वार का प्रयोग है, क के ऊपर है यानी क के बाद ही इसका माना जाएगा प्रयोग। फिर ग और न है तो ग और न हो गया। इसको हम आधुनिक दौर में, आज के दौर में ऐसा लिखा जा रहा है, लेकिन पहले के दौर में इसको कैसे लिखते थे, संयुक्त करके, अंगों में ग संयुक्त करेंगे। ठीक किसी आधे व्यंजन के बाद यानी मूल व्यंजन के बाद, मूल व्यंजन कहेंगे जो जिस पर हल लगा रहता है उसको मौलिक व्यंजन कहेंगे हम। सही मायने में उसमें स्वर का योग नहीं होता है, मौलिक व्यंजन, इसी को आमतौर पर सभी लोग या खासकर विद्यार्थी इसको आधा वर्ण बोलते हैं, आधा अक्षर बोलते हैं। तो आधे अक्षर के बाद जब पूरा अक्षर होता है यानी स्वरहीन व्यंजन के बाद जब स्वरयुक्त व्यंजन आता है तो स्वाभाविक रूप से उसके जुड़ने का क्रम जो होता है पहले और बाद का होता है। तो पहले बाद में भी रहता है और ऊपर नीचे में भी रहता है। तो जो पहले होता है ऊपर होता है, बाद वाला नीचे होता है। जो पहले होता है यानी ऊपर होता है वो आधा होता है और बाद वाला यानी नीचे वाला पूरा होता है। तो ऐसे भी इसको लिखते हैं कंगन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अनुस्वार अंग का प्रतिनिधित्व करने आया है। अनुस्वार का उच्चारण अंग वाला देंगे तब जाकर हम सही बोल पाएंगे कंगन। अब अनुस्वार को अनुमान से हम न बना दें तो कंगन कहेंगे, गलत हो जाएगा। अनुमान से हम म बना दें तो कमगन कहेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है और एक बहुत बड़ा पेच रहता है सबके दिमाग में, मन में क्या होगा, कैसे होगा, उसका क्या सिद्धांत है, कहीं पर कोई समझाता नहीं, बताता नहीं, न कोई जानने की इच्छा रखता है, न कोई समझाने की इच्छा रखता है। बहुत लोग तो इससे खुद परे होते हैं, बहुत लोगों को मिलता ही नहीं है, गुरु जी दिए ही नहीं, करेंगे क्या। मेरा मन ये नहीं है कि मैं किसी की निंदा करूं, लेकिन प्रायः ऐसा मैं देखता हूं। अब आते हैं, ठीक वही बात है, अनुस्वार के आगे देखते हैं किस वर्ग का वर्ण है, तो चवर्ग का वर्ण है च। तो अनुस्वार तो चवर्ग का 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, य।
तो आइए अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा इयो। च के बाद अनुस्वार है तो फिर च के बाद इयो हो गया, है ना, और उसके बाद च हो गया, ल हो गया। चंचल ऐसे लिखे या फिर च इयो अलग अलग करके लिखे, बात एक ही है। इयो और च जब संयुक्त होगा तो ऐसे ही होगा। आइए टंडन, यहाँ अनुस्वार के ठीक आगे ड जो है टवर का वर्ण है, तो टवर का पंचम वर्ण है मूर्धन्य न, तो मूर्धन्य न हो गया टंडन। आप आइए अनुस्वार के ठीक आगे द जो है टवर का वर्ण है, तो टवर का पंचम वर्ण हो गया दंत न, तो चंदन ऐसे हो जाएगा। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है पंचमाक्षरों की। इन पंचमाक्षरों का प्रतिनिधित्व अकेले वहां बताए थे, अकेले अनुस्वार या अनुनासिक करता है। अंबर, अनुस्वार के आगे ब है पवर का वर्ण, तो पवर का पांचवा वर्ण म हो जाएगा अंबर। आपने देखा कितनी सुविधाजनक तरीके से मैं बता दिया आपको। अब आप चाहे तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए इस पर गौर करेंगे और सही उच्चारण कर पाएंगे, सही लिख पाएंगे। अब 1 मिनट में समझ लीजिए चलते चलते कि कहां पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, कहां पर अनुनासिक का करेंगे। अनुस्वार को आप बिंदु कहते हैं, अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। ये भी कहने से बचिए, ये ना बिंदु है ना ये चंद्र बिंदु है। अनुस्वार है, बिंदु अनुस्वार है और चंद्र बिंदु अनुनासिक है। ध्यान रखें, कारक का चिन्ह कहते हैं, तो चिन्ह नहीं होता है, कारक का परस्वर्ग होता है। ये व्याकरण का अपना नाम है। उन नामों को हम क्या कहते हैं, करते हैं, हम अपने स्तर से नामकरण कर देते हैं। ये चीज है, जल्दी में हम समझ लें इसलिए। आइए यहीं पर मैं लिखा देता हूं, मिटाऊं क्यों। अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग। मात्र इनके प्रयोग में अंतर इतना ही है, नाक और मुंह के प्रयोग में। जब नाक पर जोर अधिक लगे और उसकी तुलना में अपेक्षाकृत मुंह कम खुले तो समझे कि अनुस्वार होगा। जब नाक पर झंकृति ज्यादा हो और मुंह अपेक्षाकृत मामूली सा खुले, कम खुले, तो समझे कि अनुस्वार होगा। या मुंह न खोलते हुए भी हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। नाम मात्र का मुंह बिना हिलाए भी हम प्रयोग कर सकते हैं अनुस्वार का, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन ठीक विपरीत स्थिति होती है कि मुंह अधिक खुलता है और अपेक्षाकृत नाक पर जोर कम पड़ता है, तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु होता है। जब नाक पर जोर अधिक पड़े और मुंह कम खुले तो अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग होता है, और जब मुंह अधिक खुले और नाक पर जोर कम पड़े तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु होता है। तो आइए वहीं लिख करते हैं, जहां नाक पर जोर या दबाव या झंकृति अधिक हो और मुंह अपेक्षाकृत कम खुले तो अनुस्वार होता है। ये हो गया। दूसरा है अनुनासिक। वर्णों का प्रतिनिधित्व समान रूप से है।
वर्णों का प्रतिनिधित्व जहाँ अनुस्वार जैसे करेगा वैसे अनुनासिक भी कर सकता है। अब आपको उच्चारण करके देख लेना है, उस पर ध्यान करना है कि यहाँ पर हम अनुस्वार लगाएं या अनुनासिक लगाएं, ये नाक मुंह को देख करके। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कंगन, इसको बोलकर देखिए। अब जैसे अंगूठा, एक अंगूठा को ले लीजिए, अंगूठा, जब तक मुंह बेहतर ढंग से नहीं खोलते हैं तब तक अंगूठा नहीं बोल पाते हैं। अंगूठा में क्या होगा? अनुनासिक होगा, और अनुनासिक होगा। अंबर, अंगूठा और अंबर को बोलकर आप तुलना कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अंबर बोलने में आप मामूली सा मुंह खोल करके बोल ले रहे हैं, लेकिन अंगूठा बोलने में आप मुंह को बेहतर ढंग से खोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खोल रहे हैं तब बोल पा रहे हैं। चलिए, ये सच्चाई है। जहाँ मुंह अधिक खुले और नाक पर अपेक्षाकृत कम जोर पड़े, कम जोर या दबाव या झंझरी पड़े, कम जोर पड़े, वहां अनुनासिक होता है, वहां अनुनासिक होता है। यही सच्चाई है, यही हकीकत है अनुस्वार के प्रयोग का और अनुनासिक के प्रयोग का। चलिए, फिर किसी बहुत गहन पेचीदे व्याकरण की समस्या को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।